नमस्कार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के नाम एक ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों और कोरोना महामारी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने संदेश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन में नियमों का पालन करने पर देशवासियों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकल का इस्तेमाल करके देश आयात पर आत्मनिर्भरता कम कर देगा। देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों को होने वाली परेशानी का जिक्र भी किया और कहा कि लोग सामूहिक संकल्प से कोरोना से जीत पाएंगे। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में न बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कह गए कि लड़ाई लंबी है और हम विजय पथ पर निकल पड़े, यानी चल पड़े हैं। देखिए, बिल्कुल एक चीज साफ है, क्योंकि सरकार का, मोदी सरकार का जो पार्ट 2 है उसका पहला साल पूरा हुआ था। बीजेपी ने तय किया कि कोई जश्न नहीं मनाएंगे, लेकिन अपनी उपलब्धियां जनता को बताने के लिए बीजेपी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। प्रधानमंत्री का पत्र भी आया, लेकिन एक बड़ी बात जो उन्होंने साफ साफ कही है कि कोविड के मामले में रास्ता लंबा है, तकलीफ भी होगी और लोगों को तकलीफ हो भी रही है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि एक जो बड़ी लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, उसको लड़ने के लिए समूचे देश को एकजुट रहना पड़ेगा। और जो ताकत अभी तक लोगों ने दिखाई है, जिस तरीके से लोगों ने तकलीफ सहने के बाद भी लॉकडाउन का पालन किया है,
उसका पालन आगे कुछ दिनों तक हमें करना पड़ेगा। एक बड़ी चीज की तरफ प्रधानमंत्री ने इंगित जरूर किया, इशारा, कि जिस तरह की देश में आबादी थी उसे देखते हुए दुनिया को एक खतरा था कि भारत जो है कोरोना के मामले में दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों का मुकाबला देखें तो भारत अपनी आबादी के मुकाबले अगर देखा जाए तो कोरोना उतनी बड़े पैमाने पर नहीं फैला जैसा उसने कई देशों में विनाश किया है। तो ये लोगों की इच्छा शक्ति और सहन शक्ति के कारण ही हुआ, और लॉकडाउन के जो नियमों का पालन लोगों ने किया तकलीफ सह करके, वो सब इसके पीछे के कारक हैं। बिल्कुल, यानी विक्रांत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र तो लिखा, उसके बाद ये संदेश भी जारी किया, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? और देखिए बिल्कुल पीएम का आज पत्र आया, उसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने आज समाचार पत्रों में एडिटोरियल लिखे हैं, संपादकीय लिखे हैं, जिसमें मोदी सरकार का जो ये दूसरा कार्यकाल है इसके पहले साल में जो कदम उठाए गए हैं उससे रिलेटेड, उससे संबंधित उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, लेख लिखे हैं। इसके अलावा अभी 11:30 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रेस वार्ता करेंगे जिसमें 1 साल के कामकाज, कोरोना की चुनौती। ठीक है विक्रांत, मैं आऊंगी आपके पास। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर लिखी गई पीएम मोदी की चिट्ठी पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि गरीबों को चिट्ठी की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत है। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि पीएम को गरीबों और विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए। आज समूचा देश कोरोना की महामारी से त्रस्त है। करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लाखों लोग बीमार हो चुके हैं, लाखों लाख उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। लेकिन मोदी जी आज अपने 1 साल के कार्यकाल पे पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आज पत्र की नहीं पैसे की आवश्यकता है। यदि आज पत्र की जगह पे गरीबों के खातों में आप 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए होते तो आज वो आपका गुणगान करते, लेकिन आप अपने गुणगान में लगे रहे। आप अपना गुणगान तो कभी भी कर सकते हैं, लोगों की आवाज़ सुनिए, गरीबों की आवाज़ सुनिए, विपक्ष की आवाज़ सुनिए। पत्र नहीं, लोगों के खातों में पैसे डालिए। आदरणीय मोदी जी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अतुल जी होंगे और जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल अतुल जी से मेरा। अतुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सुना होगा आपने, क्योंकि उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी किया और ये कहा कि लड़ाई जो है वो लंबी है, सबका साथ चाहिए। विपक्ष है साथ? नहीं, ऐसा है कि लड़ाई पहले से लंबी है, इसकी जानकारी थी, और राहुल जी ने जिस तरह से पहले से सहकार्य का रवैया रखा है वो आपने देखा है, हर बार अच्छे पॉजिटिव सुझाव दिए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात सामने आरती जी ये आई है कि मेरा प्रधानमंत्री डरपोक है या मेरा प्रधानमंत्री परिस्थिति को सामने जाने के लिए वो जिगर नहीं रखता है कि लोगों को आज इस अड़चन की घड़ी में आके एक हौसला दे। मन की बात आज भी टीवी से भी कर दी, सामने आके कहना था मैंने क्या किया है, और लोगों का हौसला बुलंद करना चाहिए था। आज देना पड़ता है। आज लोगों के जो समस्याएं हैं कि जो 7.76% से अर्थव्यवस्था लुढ़क कर -5 तक जा रही है, क्रिसिल ने जो कहा है, अनेक संस्थाओं ने कहा है, इसके बावजूद मैं किस तरह से लोगों के साथ खड़ा रहूंगा ये कहने के बजाय अपनी मन की बात जो उन्होंने की है उसमें ये लगने लगा है कि मेरा प्रधानमंत्री डरपोक है। आज किसी ने ये एनालिसिस नहीं किया कि काले धन का क्या हुआ, उसकी एसआईटी बैठी थी, उसके बारे में क्या हुआ, जो लोग पैसा लेके लूट के भागे हैं इस देश से, उनका क्या हुआ पिछले साल में। ठीक है राजीव रंजन जी, जो मतदान ठीक है अतुल जी, एक सेकेंड। राजीव रंजन जी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को संबोधित करना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर के संबोधित किया होता तब इनकी शायद यही प्रतिक्रिया होती कि इस समय में एक बार फिर देश को बेवकूफ बनाने का उनको मौका मिल गया। देखिए, कांग्रेस एक ऐसे नकारात्मक एजेंडे पर काम कर रही है जिससे न उनको लाभ होने वाला है और न देश को इसका फायदा होने जाता है। इस तरह की राजनीति मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी भी देश में जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना विपक्ष इस देश में दिखा है, दुनिया के किसी मुल्क में लोग नहीं। हर जगह जहां बहुदलीय लोकतंत्र है या 2 दलों का शासन है, वहां विचारों में कई बार भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक ऐसी विपदा जो दुनिया को 100 वर्षों के बाद आज झेलने की स्थिति बनी है
और उस समय इस तरह के नकारात्मक ठीक है अतुल जी, ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि क्या कांग्रेस कंफ्यूज है? क्योंकि पहले ये कहा जाता है कि अभी जैसे अखिलेश प्रताप भी कह रहे थे कि पैसे देने चाहिए थे, अब जब आर्थिक पैकेज का ऐलान किया आपको उसमें कमी दिख रही है। फिर आपने कहा कि राज्यों को सारी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कोरोना से लड़ने पे। जब प्रधानमंत्री ने वो कर दिया कि राज्य इसकी जिम्मेदारी ले लें, तो आप लोगों का कहना है कि अरे सब कुछ राज्य पर छोड़ दिया, हम कैसे संभालेंगे, केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है, करें क्या? नहीं, ऐसा आरती जी मैं आपको अभी बताता हूँ, थोड़ा मैं धैर्य रखिए और मुझे समझ देंगे ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। देखिए 1,86,650 करोड़ 0.9% जीडीपी के सिर्फ उन्होंने पैकेज दिया है। अब उसमें से भी क्या क्या है, किसान विकास पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, फिक्स डिपॉजिट है, पीपीएफ है, ये सारों का इंटरेस्ट इतना कम कर लिया है, उसमें से 44,670 करोड़ जो रुपए है वो उन्होंने निकाल लिए हैं। अब हमारी सीधी मांग ये है और जनता के हित में है, आज क्यों नहीं आए, क्यों डरपोक है मैं कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि 10,000 रुपए तत्काल इन गरीबों के खातों में डालना जरूरी है। 6 माह तक 7,500 रुपए की सपोर्ट जो है वो इनको देने की जरूरत है। सारे दुनिया में सारे सरकार जो है उनके साथ खड़े। आज एमएसएमई ठीक है अतुल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपका जवाब भी ले लूंगी राजीव रंजन जी से। लेकिन पीएम मोदी ने अपने संदेश में आत्मनिर्भर भारत को मौजूदा समय की जरूरत बताया है। इन परिस्थितियों में आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उभरेंगी, लेकिन दूसरी ओर ये विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा, और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। तो पीएम मोदी ने अपने संदेश में परिवर्तन के लिए वोट करने के लिए लोगों की तारीफ की और गरीबों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र भी किया, यानी कई महत्वपूर्ण चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कही हैं। लेकिन अतुल जी, सवाल कांग्रेस से ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे वक्त पर जब कोरोना देश में प्रकोप बढ़ाया हुआ है, जब हम कोई लॉजिकल बात के लिए पूछते हैं कि कांग्रेस की ऐसी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चाहे वो राज्यों के लिए चाहे वो केंद्र स्तर पर, तो कांग्रेस वो देने में फेल हो जाती है। सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है क्या? ऐसा है कि फेल हो जाते हैं या आपका आकलन कैसा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जोन्स डिसाइड करने के पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज करने चाहिए, राज्यों को और डीएम को देने चाहिए। इसमें अगर कोई असमंजस होगी तो आप बताइए। जब इस देश का मध्यम मंझोला और छोटा उद्योग है उसको सीधे मदद करनी चाहिए लोन के बजाय, तो कहते हैं हम असमंजस में हैं। हम जब कहते हैं कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इससे ही हमको लड़ना पड़ेगा, सिर्फ लॉकडाउन से नहीं होगा। टेस्टिंग और हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हम ग्रीन जोन में ज्यादा से ज्यादा जा पाएंगे और हमारे उद्योग शुरू कर पाएंगे। इसको अगर आप असमंजस कहते हो तो कोई बात नहीं है। अब जेडीयू के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो हमारे साथ चुनाव लड़े थे। अभी मैं उनसे सवाल करता हूँ कि उनके राज्य में आकर चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी साहब जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज की बात कही थी, क्या उनको मिला? ये राजनीतिक संधि उन्होंने नहीं लिया, अपॉर्चुनिटी कि वो उनके साथ जाकर बैठे, मिलेंगे 1.25 लाख करोड़, पूछो उनसे। पहले मैं आपके किसी ट्रैप में नहीं आऊंगा, मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब अपने तरीके से मैं दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब दुनिया आर्थिक मंदी के गिरफ्त में थी और उसके बाद कोरोना के दस्तक ने पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर पहुंचाया,
जो ग्लोबल इकोनॉमी इंडेक्स है वो भारत से काफी पीछे है और भारत ने अपने हर क्वार्टर में दुनिया के कई मुल्कों से बेहतर प्रदर्शन इस निराशाजनक दौर में भी किया है। आपके आंकड़े भारत केंद्रित हैं और इनको दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ अगर तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो आज दुनिया के कई देशों के बड़े लेकिन राजीव रंजन जी, और इसका अतुल जी ये कह रहे हैं कि जो पैकेज का ऐलान होता है वो राज्यों को नहीं मिलता है। वो ये कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपको जो पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था वो मिला है क्या, वो ये पूछ रहे हैं। क्या मैं दोहराऊं फिर से अपना सवाल? हमारे यहाँ तो जो 1,25,000 करोड़ रुपए के जिस पैकेज की बात वो कह रहे हैं उसके ज्यादातर जो हेड है उसमें पैसे बिहार को मिले और इस पर हम लोगों ने बाजाबता विभागों के हर विभाग में जो पैसे अरे नहीं कर सकता अतुल जी, उस तरह से आपकी मर्जी और आपकी एंकर की मर्जी होगी। मैं बात करूंगा तसल्ली से, आपको मैंने सुना, आपको सुनना होगा और नहीं तो इस डिबेट को दी एंड कर दीजिए। इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक है राजीव रंजन, जल्दी से कंप्लीट कीजिए 10 देखिए सब हाँ नहीं, आप मैं जानता हूं क्षेत्रीय पार्टियों के लिए आप लोगों का नजरिया यही होता है, वो हिट करेंगे और रन करेंगे लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया बिहार में वो राशि खर्च की जा रही है और ठीक है, कांग्रेस ने ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ। पीएम मोदी ने दरअसल अपने संदेश में आज परिवर्तन के लिए वोट करने के लिए लोगों की तारीफ की और गरीबों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र भी किया। वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमारे गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। अतुल जी, मेरा एक सवाल आपसे है, इतने पिछले 1 साल को अगर हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखें तो उस 1 साल में कोई ऐसा काम जो कांग्रेस को पसंद आया हो कि नहीं ये काम ठीक है लेकिन बाकी 4 नहीं ठीक है, कोई ऐसा काम जो पसंद आया हो? वो शौचालय का जो काम है वो जरूरी है और ऐसा नहीं है कि हमने शौचालय के काम की तारीफ नहीं की, लेकिन विपक्ष जो है वो बात अपनी जरूर रखेगा। मुझे बताओ, पेट्रोल 30 रुपया मिलने वाला था, क्या हुआ उसका? रुपया आईसीयू में था जब 58 रुपए का था, आज 74 से ऊपर है और कंटिन्यूस है। कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यूसली है। भ्रष्टाचार और जड़ता और गतिमानता की बात करते, सही है ना? भ्रष्टाचारी भाग गए, गतिमान हो गए, वो भाग गए देश से बाहर। और जब पी चिदम्बरम साहब ने निर्मला सीतारमण जी से सवाल पूछा, पार्लियामेंट में पूछा, पार्लियामेंट को भी कैसा सब कर दिया इन्होंने। इसका उदाहरण बताता हूं मैं। उन्होंने पूछा कि आप कहते हो हमारे जमाने का लोन है, तो 2004 से पहले लिए हुए लोन के कितने भगोड़े हैं, कितने डिफॉल्टर हुए? 2004 से 2014 तक कितने लोगों ने डिफॉल्ट किया है, बिल्कुल डिफॉल्टर्स कितने हैं? और 2014 से 2019, ये 3 सवाल किए थे। पार्लियामेंट में भी इसका जवाब मिलता नहीं है। राजीव रंजन जी, जल्दी से 10 सेकंड। उर्जित पटेल क्यों चले जाते हैं छोड़कर? नहीं तो उन्हीं को दे दीजिए 10 सेकंड भी, उन्हीं को दे दीजिए, वो 10 सेकंड भी उन्हीं को दे दीजिए।
राजीव रंजन जी, आप नाराज अतुल जी से हैं या मुझसे नाराज हो गए आप इस तरह से डिबेट करती हैं, आप उनको पूरा सुन लेती हैं और अरे अब मैं आपको दे रही हूँ, आपको 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड ले लीजिए। नहीं, आप समय मत दीजिए। इस तरह से डिबेट अर्पिता की बायस होकर के मत कीजिए। अरे राजीव रंजन जी, आमतौर पर एंकर्स पर सवाल नहीं खड़े करता हूँ, लेकिन आप पूरे फॉर्मेट को देखिएगा एक बार इस डिबेट के खत्म होने के। चलिए ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है तो मैं अब आपसे ज्यादा सवाल ले लूंगी, क्योंकि अब क्या है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा, वो विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है, वो सुनना जरूरी है, उसका जवाब आप दे रहे हैं। आपने भी बराबर बोला, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने कम बोला है तो भाई आप 30 सेकंड ले लीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज एक बानगी है, एप्पल ने चीन से 20% के अपने उत्पादन क्षमता को भारत में स्थानांतरित करने का फैसला किया। आज चीन की 30 बड़ी कंपनी जो है वो हिंदुस्तान में निवेश करने के लिए किसी एक ऐसे राज्य की तलाश कर रही है जहां वो बेहतर वातावरण मिले और वहां आकर के वो काम शुरू कर सके। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मुश्किल वक्त में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के साथ जो जिस तरह से आरबीआई ने कई रियायतें दी और अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचा है, लेकिन दुनिया के बाकी राष्ट्रों को भी यह आघात पहुंचा। हमारे यहाँ जो उससे उबरने के लिए जो फैसले लिए गए वो भविष्य के बेहतर बुनियाद की जो बुनियाद का एक बुनियाद डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, तीनों ही क्षेत्रों में ये इन 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश से, स्ट्रीट वेंडर से जब आप बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस तक को इसका लाभ मिलेगा, रोजगार लोगों के नहीं छीनेंगे और सोशल सिक्योरिटी का दायरा बेहतर होगा, तो यकीन मानिए कि ये पैसा इस सिस्टम में घूम रहा होगा। तो वो जीडीपी के इस पूरे जो खेल को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस कई बार सवाल खड़े करती है, आप वक्त दीजिए प्रधानमंत्री जी को। दूसरे कार्यकाल, जनता ने ये कार्यकाल दिया, इसका एक वर्ष है जिसमें कोरोना हम लोगों ने देखा। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है और देश को यकीन है कि एक साल के अंदर अगर इतने बड़े संकट से उबारने की तरफ देश बढ़ा है, ठीक है, तो अतुल जी मैं आ रही हूँ, फायदा आने वाले ठीक है राजीव रंजन जी, ठीक है मैं आ रही हूँ। पीएम ने अपने संदेश में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का जिक्र किया। उन्होंने ट्रिपल तलाक और राम मंदिर निर्माण को भी बड़ी उपलब्धि बताया। बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है, बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकास पथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है। ये 6 वर्ष का कार्यकाल गरीब कल्याण और रिफॉर्म के समांतर समन्वय की एक अभूतपूर्व मिसाल है। ईमानदार नेतृत्व और अथक परिश्रम के प्रतिबिंब प्रधानमंत्री मोदी पर भारत की जनता का जो अटूट विश्वास है, वैसा देश की जनता का अपने नेतृत्व में विश्वास दुनिया में विरले ही देखने को मिलता है। मोदी सरकार को चुनकर इन उपलब्धियों की सहभागीदार बनी भारत की जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। विक्रांत, यानी जिस तरीके से अमित शाह ये बात कह रहे हैं
कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये बात, आपसे इस पर जवाब लूंगी, लेकिन इसके पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित सरकार के दूसरे कार्यकाल का सफल 1 साल पूरा होने पर मैं प्रधानमंत्री जी और सरकार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। मोदी जी की सरकार का ये साल अनेक उपलब्धियों से भरा है। मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल कड़े और बड़े फैसलों और चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए जाना जाएगा। इस 1 साल में नरेंद्र मोदी जी ने उन फैसलों को धरातल पर उतारा जो दशकों से प्रतीक्षारत थे। इन फैसलों ने देश की तस्वीर बदल दी। विक्रांत हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी विक्रांत, जिस तरीके से अमित शाह इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये बहुत कम देखा जाता है कि जितने लोकप्रिय न सिर्फ देश में जबकि विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा बहुत कम है कि कोई और बड़ा नेता इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो। देखिए, इस मामले में तो अर्पिता कोई दो राय नहीं है, विपक्ष भी इस बात को मानता है, क्योंकि जिस तरीके का मैंडेट बीजेपी सरकार को 2019 में मिला वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा था कि 5 साल सरकार चलाने के बाद वो 2014 से बड़े मैंडेट के साथ वापस लौटे। और निश्चित तौर पर जिन बड़े फैसलों की उन्होंने बात की है, 370 एक ऐसा मामला था जिसके इर्द गिर्द बीजेपी की राजनीति जनसंघ के समय से घूमा करती थी। और बीजेपी की सरकार ने अपनी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू करते ही जिस तरह से एक झटके में 370 को खत्म किया, पूरे देश को काफी अचरज था। विपक्ष को भी इस बात पर एकदम से काफी हैरानगी थी कि अचानक से कैसे हो सकता है। तो वो एक ऐसा फैसला था जिसके इर्द गिर्द बीजेपी की जनसंघ के जमाने में राजनीति शुरू हुई थी। चलिए अतुल जी, मेरा सवाल आपसे, ये अमित शाह का जो ट्वीट आया उसमें उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा बल्कि 6 दशक की खाई को पाटकर विकास पथ पर भी अग्रसर किया है। नहीं, एक बात तो आप समझ लीजिए कि इस देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर जो हमें जिम्मेदारी दी है उससे हम हटेंगे नहीं। आज भावनात्मक मुद्दों पे चर्चा करने से ज्यादा पेट की जरूरत जो है, जो भूख की जरूरत है, उस पे चर्चा करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अतुल जी, मानेंगे क्या जिस तरीके से कह रहे हैं कि पिछले कई सालों की जो ऐतिहासिक गलतियां हैं उनको सुधारा गया है? नहीं, ऐतिहासिक गलती तो जनसंघ की विचारधारा, भाजपा की विचारधारा ही है। अब उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है ज्यादा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजीव रंजन जी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजीव रंजन जी वो कह रहे हैं कि अभी लंबी लड़ाई जरूर है लेकिन हम विजय पथ पर आगे बढ़ गए और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए, निश्चित तौर पर डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भारत की जो कामयाबियां हैं वो असाधारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के तौर पर उभर करके आए हैं। भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर के भारत का जो ये नया रवैया है, इसने दुनिया के कई मुल्कों को भारत का मुरीद बना। और एक परंपरागत जो रास्ते पर भारत की डिप्लोमेसी थी और भारत पाकिस्तान रिश्तों को देखने का जो हमारा नजरिया था वो बदला है। अब हम इस स्थिति में बराबर हैं कि अगर आप कुछ भी हमारे यहाँ शरारत करेंगे। ठीक है राजीव रंजन जी, ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी होने के कारण आप सभी को मुझे